अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहावत है, हथियार बेचने वाले की अपनी कोई उम्र नहीं होती। मोहम्मद उमैर एक ऐसा नाम जो बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स को हथियारों की सप्लाई करता था। उसे लगता था कि वो इस खूनी खेल का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन 2023 की उस खौफनाक रात जब ढाका के उसके सीक्रेट ठिकाने का दरवाजा टूटा तो उमैर को समझ आ गया कि वो खिलाड़ी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े शिकार का सिर्फ चारा है। उसके सामने खड़े दो अनजान लोगों ने उसे कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने अपनी जेब से सिर्फ एक तस्वीर निकाली और टेबल पर फेंक दी। ये तस्वीर थी शाहिद लतीफ की, वही खूंखार आतंकी जिसने 2016 में भारत के पठानकोट एयरबेस पर हमला करवाया था और हमारे 7 वीर जवानों की जान ली थी। उन अनजान एजेंट्स का ऑफर बिल्कुल साफ था, इस आदमी की सटीक लोकेशन दो, पैसा लो और दुबई में नई जिंदगी शुरू करो, या फिर इसी कमरे में तुम्हारी कहानी खत्म। पैसे और जान के लालच में उमैर ने डील पक्की कर ली, लेकिन उसे तब इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने जिस कागज पर हामी भरी है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की रातों की नींद उड़ाने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑपरेशन शाहिद लतीफ की वो अनकही इनसाइड स्टोरी जिसे पाकिस्तान आज भी दुनिया से छुपाना चाहता है। कैसे एक तस्कर का इस्तेमाल करके भारत की खुफिया एजेंसियों ने बिना सरहद पार किए पठानकोट के मास्टरमाइंड को उसके ही घर में घुसकर खत्म कर दिया। एक ऐसा खुफिया मास्टर स्ट्रोक जिसने एक ही तीर से 2 शिकार किए। शाहिद लतीफ की कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 से, जब उसका जन्म पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले के अमीनाबाद में हुआ था। कम उम्र में ही वो हरकतुल मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़ गया था। साल 1993 में शाहिद ने पहली बार भारत के कश्मीर में घुसपैठ की। वहां रहकर उसने हथियारों की तस्करी शुरू की और कश्मीरी युवाओं को भड़काकर आतंकवाद की आग में धकेलने का काम किया। लेकिन उसका ये खेल ज्यादा दिन नहीं चला और 1994 में भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे जम्मू से गिरफ्तार कर लिया। अदालत में ट्रायल चला और उसे 16 साल की लंबी सजा सुना दी गई। लेकिन जेल की सलाखों ने उसे सुधारा नहीं बल्कि और ज्यादा कट्टर बना दिया। जेल के अंदर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था, मसूद अजहर। जेल में दोनों के बीच गहरी नजदीकियां बन गईं। शाहिद लतीफ कितना खास था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आई C-814 को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था, तब आतंकियों ने मसूद अजहर के साथ साथ शाहिद लतीफ की रिहाई की भी मांग की थी। उस वक्त भारत सरकार ने मसूद अजहर को तो छोड़ दिया लेकिन शाहिद लतीफ को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार 16 साल की सजा काटने के बाद 28 मई 2010 को भारत सरकार ने रिश्तों को सुधारने की एक कोशिश के तहत शाहिद लतीफ समेत कई आतंकियों को रिहा करके पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत देश को बहुत भारी चुकानी पड़ी। पाकिस्तान लौटते ही शाहिद सीधे अपने पुराने साथी मसूद अजहर के पास पहुंचा, जिसने अब जैश-ए-मोहम्मद नाम का संगठन बना लिया था। मसूद अजहर ने शाहिद लतीफ को लॉन्चिंग कमांडर बना दिया, जिसका काम था आतंकियों की भर्ती करना और उन्हें भारत में घुसाने की प्लानिंग करना। अप्रैल 2014 में पाकिस्तान के सियालकोट में जैश-ए-मोहम्मद के एक खुफिया ठिकाने पर एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मसूद अजहर, अब्दुल रऊफ असगर, काशिफ जान और खुद शाहिद लतीफ मौजूद था। इसी मीटिंग में शाहिद ने पठानकोट एयरबेस का नक्शा खोला और 4 नौजवान लड़कों को पेश किया, नासिर, अबू उमर और अब्दुल। 30 दिसंबर 2015 को ये चारों आतंकवादी भारी हथियारों के साथ भारतीय सीमा में दाखिल हुए। 1 जनवरी 2016 की रात को उन्होंने पठानकोट एयरबेस की पिछली दीवार से अंदर घुसपैठ की। 2 जनवरी की सुबह 3:30 पर आतंकियों ने एयरबेस पर अंधाधुंध फायरिंग और ग्रेनेड हमले शुरू कर दिए। करीब 80 घंटे तक चली इस लड़ाई में चारों आतंकी ढेर हो गए, लेकिन भारत के 7 वीर जवान अपने देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने जांच की तो पता चला कि हमले के दौरान ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से बात कर रहे थे और वो हैंडलर कोई और नहीं बल्कि शाहिद लतीफ था। इसके बाद शाहिद लतीफ को मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया गया और 2022 में उसे UAPA कानून के तहत आतंकी घोषित किया गया। साल 2023 आते आते भारत की खुफिया एजेंसियों का काम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। अब बात सिर्फ डोजियर सौंपने या इंटरपोल के रेड नोटिस तक सीमित नहीं थी। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को अज्ञात हमलावरों के जरिए एक एक करके खत्म किया जाने लगा था। हिजबुल का सिबकतुल्लाह और जैश का जावेद बलोच जैसे आतंकी मारे जा चुके थे। अब टारगेट पर था पठानकोट का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ। लेकिन लतीफ को मारना आसान नहीं था।
क्योंकि आईएसआई ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी थी और वो भारी बॉडीगार्ड्स के साथ चलता था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्हें जानकारी मिली कि लतीफ अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के बड़े गैंगस्टरों से हथियार खरीदता था। इन गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने का काम बांग्लादेश में बैठा एक शख्स करता था, जिसका नाम था मोहम्मद उमैर। भारतीय एजेंट्स ने बांग्लादेश में मोहम्मद उमैर की गर्दन दबोच ली। उसे एक ऐसा ऑफर दिया गया जिसे वो ठुकरा नहीं सका। उसे कहा गया कि अगर वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके शाहिद लतीफ की सटीक लोकेशन निकाल कर देगा तो उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और दुबई में सेटल करवा दिया जाएगा। पैसे और आजादी के लालच में उमैर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने पाकिस्तान के क्रिमिनल्स के जरिए पता लगाया कि शाहिद लतीफ पंजाब प्रांत के डस्का इलाके में छुपा हुआ है। उमैर के आदमियों ने लतीफ की हर दिनचर्या पर नजर रखनी शुरू कर दी। निगरानी में एक बहुत बड़ी बात सामने आई। लतीफ सारा दिन हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स के साथ रहता था, लेकिन हर सुबह करीब 5 बजे वो डस्का की नूरिये मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अंदर अकेला जाता था और उसके गार्ड्स बाहर ही रुक जाते थे। भारतीय एजेंसियों को अपनी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। रॉ R&AW ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक बेहद चालाक चाल चली। उन्होंने तय किया कि इस हिट जॉब को कोई भारतीय नहीं बल्कि खुद हथियारों का तस्कर मोहम्मद उमैर लीड करेगा। 8 अक्टूबर 2023 को उमैर को मजबूरी में पाकिस्तान पहुंचना पड़ा। प्लान ये था कि 9 अक्टूबर की सुबह जैसे ही लतीफ नमाज पढ़कर मस्जिद के पिछले गेट से बाहर निकलेगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद उमैर और उसके शूटर लाहौर जाएंगे और वहां से अफगानिस्तान होते हुए मिडिल ईस्ट भाग जाएंगे। 9 अक्टूबर की सुबह 5 बजे 2 शूटर मस्जिद के पिछले दरवाजे पर पोजीशन ले चुके थे। 5:30 बज गए, लेकिन लतीफ पीछे के दरवाजे से नहीं निकला। अचानक शूटर्स ने देखा कि लतीफ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मस्जिद के मेन गेट से बाहर निकल गया था। दरअसल उस दिन किस्मत लतीफ के साथ थी। मस्जिद के पिछले दरवाजे के पास एक पिलर गिर गया था, जिसकी वजह से लतीफ ने मेन गेट का इस्तेमाल किया। मेन गेट पर पुलिस का पहरा और भारी भीड़ होती थी, इसलिए वहां हमला करना सुसाइड करने जैसा था। पहला मिशन फेल हो गया और शूटर्स को वापस लाहौर लौटना पड़ा। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। उमैर के आदमियों ने लतीफ की लोकेशन निकालने के लिए जिन पाकिस्तानी क्रिमिनल से पूछताछ की थी, उनमें से एक क्रिमिनल को लाहौर पुलिस ने ड्रग्स के केस में पकड़ लिया था। पुलिस की मार से डरकर उस क्रिमिनल ने उगल दिया कि कुछ लोग आतंकियों के ठिकाने पूछ रहे थे और उसने उमैर के आदमियों का हुलिया भी बता दिया। ये खबर सीधे आईएसआई तक पहुंची। आईएसआई समझ गई कि कोई हिट स्क्वाड एक्टिव है। उन्होंने उमैर के होटल को ट्रेस कर लिया और लाहौर पुलिस को अलर्ट कर दिया। अब पाकिस्तान की पुलिस और आईएसआई दोनों उमैर के पीछे पागलों की तरह पड़ चुकी थी। उधर उमैर इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पुलिस उसके पीछे है। नई तारीख तय हुई, 11 अक्टूबर 2023। इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। लतीफ हमेशा की तरह सुबह 5 बजे नूरिये मदीना मस्जिद पहुंचता है, लेकिन आज उसके साथ उसका भाई भी था। इस बार उमैर ने 2 शूटर मस्जिद के पिछले गेट के बाहर सड़क पार चालू बाइक पर खड़े किए थे। इसके अलावा 2 आदमियों को मस्जिद के अंदर भेजा गया था ताकि वो लतीफ की मूवमेंट पर नजर रख सकें। उमैर खुद एक साथी के साथ मेन गेट के सामने एक इमारत में छिप कर बैठा था। जैसे ही नमाज खत्म हुई, अंदर बैठे मुखबिरों ने बाहर बैठे शूटर्स को मैसेज दिया कि लतीफ पीछे वाले गेट की तरफ बढ़ रहा है। मस्जिद का पिछला दरवाजा खुलता है। शाहिद लतीफ और उसका भाई बाहर कदम रखते हैं और अपने गार्ड्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सामने बाइक पर बैठे शूटर हरकत में आते हैं। इससे पहले कि लतीफ कुछ समझ पाता या उसके गार्ड्स पास आ पाते, लतीफ की नजर खुद पर तनी बंदूक पर पड़ती है। शूटर बिना 1 सेकंड गवाए लगातार 6 बार ट्रिगर दबाता है। भारत की सरजमीन पर बेगुनाहों का खून बहाने वाला आतंकवादी शाहिद लतीफ अपनी ही मस्जिद के बाहर गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके साथ उसका भाई भी मारा जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर लतीफ के बॉडीगार्ड्स फायरिंग करते हैं, लेकिन तब तक शूटर्स अपना काम तमाम करके हवा की तरह वहां से फरार हो चुके थे। लतीफ को मारने के बाद मोहम्मद उमैर और उसके साथी अपनी जान बचाते हुए लाहौर की तरफ भागते हैं। रास्ते में वो रेडियो के जरिए रॉ को मैसेज देते हैं कि काम हो गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे खौफनाक और मास्टर स्ट्रोक ट्विस्ट यहीं पर आता है। आपको याद है कि भारत ने उमैर को दुबई भेजने का लालच देकर खुद पाकिस्तान क्यों भेजा था? दरअसल जैसे ही उमैर लाहौर की तरफ बढ़ा और अफगानिस्तान भागने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जानबूझकर उमैर की लोकेशन का इनपुट पाकिस्तान पुलिस को लीक कर दिया। जी हाँ, रॉ ने उमैर को पाकिस्तान भेजा ही इसलिए था
ताकि वो वहां जाकर पकड़ा जाए। उमैर कोई संत नहीं था, वो वही आदमी था जो बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान के गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करता था और उन्हीं हथियारों से भारत में आतंक फैलाया जाता था। लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पाकिस्तान पुलिस ने उमैर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक ही तीर से दो शिकार कर लिए थे। एक तरफ पठानकोट का खूंखार मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ मारा गया और दूसरी तरफ उसे मारने वाला हथियारों का सबसे बड़ा तस्कर उमैर भी हमेशा के लिए पाकिस्तान की जेलों में सड़ने के लिए पकड़ा गया। लतीफ की मौत और उमैर की गिरफ्तारी के कुछ महीनों बाद पाकिस्तान के विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बौखलाहट में दावा किया कि इस हत्या के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ हाथ है और भारत ने ही उमैर को हायर किया था। भारत ने हमेशा की तरह आधिकारिक रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं ली और इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन ये खामोशी दुनिया के लिए सबसे बड़ा ऐलान थी। ये कोई 1990 का दशक नहीं है, ये नया भारत है जो सिर्फ डोजिए नहीं सौंपता। अगर किसी ने हमारे बेगुनाह नागरिकों और सैनिकों का खून बहाया तो हमारी खुफिया एजेंसियां बिना सरहद पार किए, बिना किसी शोर शराबे के दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर ऐसा जवाब देंगी कि उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों, आपको भारत की इस खौफनाक और सटीक अननोन गनमैन रणनीति और इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।